स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डोमेन के क्वेश्चन देखे थे। वो डोमेन के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना तो आएगा डोमेन। क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू ln अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस एक्स माइनस, ठीक है। आपको उसका डोमेन फाइंड इस फंक्शन लॉग के अंदर इतना बड़ा टर्म बैठा हुआ है, इसका रूट भी है और ऐसे भी है, ठीक है। इर्रेशनल इनइक्वालिटी भी आपके काम आएगी। यहाँ पर इर्रेशनल इनइक्वालिटी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। जिनको इनइक्वालिटी पढ़ाई है वो जानते हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है, वो काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो लॉग लिखा हुआ है। लॉग की तकलीफ क्या है? जो लॉग के अंदर बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अंडर रूट के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। दूसरी बात, जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और कोई तकलीफ नहीं, तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो ही प्रॉब्लम थी, लॉग के अंदर वाला ग्रेटर देन 0 और स्क्वायर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर वाला सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। यहां से क्योंकि आप देखोगे अंडर रूट के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस 20, ठीक है, इज ग्रेटर देन x प्लस 2, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर हो सकता है आपको याद ना हो, इर्रेशनल वी कैन नॉट स्क्वायर, नॉट डू स्क्वायर। क्यों स्क्वायरिंग नहीं कर सकते? इस सबका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब दोनों साइड पॉजिटिव होती है तब हम स्क्वायरिंग करते हैं। ये नहीं कर सकते आप कि आपका एक साइड आपका स्क्वायर रूट है, ये तो पॉजिटिव है लेकिन इसके अंदर x का टर्म है। मान लो इसकी वैल्यू अगर -5 हो गई तो वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया था क्या प्रॉब्लम आती है। कि हो सकता है इक्वालिटी का साइन पलट जाए, हो सकता है ना पलटे, तब तक नहीं हो सकता, तब तक x के बारे में नहीं। तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तभी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अभी स्क्वायरिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। स्क्वायरिंग नहीं होता। तो अब दोनों साइड पॉजिटिव के लिए केस बनाने पड़ते हैं। वो केस बनाने में हमको ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये आएगा आपका x माइनस 8 और x प्लस 3, देख लो ये आएगा -24 आएगा माइनस 8x प्लस 3 माइनस 8, ठीक है। यहाँ से आपने दो टर्निंग पॉइंट निकाले, एक -3 और एक 8, ये लगाया प्लस, ये माइनस, ये प्लस। आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला। मतलब x की वैल्यू -3 से छोटी रहनी चाहिए या 8 से बड़ी रहनी चाहिए। अगर हम वो केस पहले सॉल्व नहीं करते तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सोचते कि या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। वो दो केस लगाते, लेकिन वो हमारे पास पहले से वो ही पड़ा हुआ है, उसी से निकाल लाते हैं केस। तो यहां से दो बातें आई आपके पास। क्या बातें आई निकल के कि x आपका लेस देन और इक्वल टू -3 यूनियन में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है। दो x की वैल्यूज या तो -3 छोटा रहेगा या 8 से बड़ा रहेगा। उन दोनों को यहां पर पुट करके देखते हैं क्या चीज, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आपका पहला केस 1 में क्या आता है कि जब आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, पॉजिटिव वाला ले लो। अगर x मेरा 8 से बड़ा है तो आपको पता है x प्लस 2 जो है वो आपका 10 से बड़ा रहेगा। 10 से बड़ा रहेगा, इसका मतलब x प्लस 2 कैसा है आपके पास? पॉजिटिव है। अगर आपके पास राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ गई, अब आप इसको लिखो, अंडर रूट के अंदर आकर लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन x प्लस 2, इज ग्रेटर देन x प्लस 2। आपको पता है ये क्योंकि स्क्वायर रूट है इसलिए पॉजिटिव है। ये क्योंकि आपने आपकी कंडीशन कह रही है कि x 8 से बड़ा है तो x प्लस 2 10 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है अब हम कर सकते हैं स्क्वायर। किस केस के लिए? जब x 8 से बड़ा है। मैं केस लिया x 8 से बड़ा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने निकल रहा है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन, ये निकल रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है। माइनस 24 इधर रह गया, इधर चला गया आपका 9x, 4 भी इधर आ गया, माइनस में 28 हो गया, -28। तो आपका x इज लेस देन -28/9, ये है। स्क्वायरिंग करेंगे 5x उधर जाएगा, 9x बना देगा, वो उधर आएगा, x शुड लेस देन -28/9, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या दे रखा था कि x आपका किससे बड़ा आया है? बट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है। अब केस आपका क्या कह रहा है? आपका केस कह रहा है कि x को 8 से बड़ा रखा है, तब हमने सॉल्व किया है। और सॉल्व करने के बाद x -28/9 से छोटा अगर दोनों में इंटरसेक्शन लेना होगा, -28/9 ये आया 8। आपका केस कह रहा है x को 8 से रख रहे हैं बड़ा। आपकी इनइक्वालिटी कह रही है कि x आया इससे छोटा, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहां से आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 5,
x 8 से बड़ा वाला केस में कोई आंसर ही नहीं निकल रहा, सो मतलब x 8 से बड़ा नहीं कर सकते। उसके बाद अगला केस आता है, केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि x लेस देन और इक्वल टू -3, तो x प्लस 2 जो है आपका वो लेस देन और इक्वल टू -1, मतलब आपका x प्लस 2 कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब मैं इनइक्वालिटी उठा के लाया, अंडर रूट के अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन x प्लस 2। ठीक है, ये वाली साइड कैसी है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है। ये वाली साइड कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि आपने क्या लिया? x लेस देन इक्वल टू -3। ये पूछ रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, x की किस वैल्यू के लिए ये वाला टर्म उस टर्म से बड़ा रहेगा। आपको बड़ा पता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और वो कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाली चीज तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू होती है। आपको पता चल गया इसमें, तो मतलब x की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r तो आया आपका इनइक्वालिटी सॉल्व करके, और केस ने क्या कहा था आपका? -3 से छोटा रखो x, और वो कह रहा है x बिलोंग्स टू r। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? x लेस देन और इक्वल टू -, तो आपका आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞। ये आंसर। इधर वाले केस से कोई आंसर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन जो आपने लगाई थी x जब 8 से बड़ा है तब लगा लें, उसमें आंसर निकल कर आया कि x शुड बी लेस देन -28/9। अगर x आप -28/9 से ले लोगे, तो -28/9 से छोटा ले लोगे, तो आपकी इनइक्वालिटी का आंसर तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपने स्क्वायरिंग करी, और स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। x अगर आपने 8 से बड़ा ले लिया तो इनइक्वालिटी का आंसर ही निकलेगा, उसका आंसर तो ये होना चाहिए। तो इस केस से तो कोई आंसर नहीं निकला, उधर से आंसर निकले। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, x बिलोंग्स टू r, और कंडीशन क्या थी कि x जो है वो -3 से छोटा रहना चाहिए। दोनों में इंटरसेक्शन लिया, ये आ गया। इस आंसर में उस आंसर में यूनियन लेंगे, क्योंकि केसेस बनाए हम, या तो ये होगा या वो होगा। केसेस में तो यूनियन होता है। ये तो इरेशनल इनइक्वालिटी के इंट्रिकेसीज आपको सब समझ आनी चाहिए। आया मेरे क्वेश्चन, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू log की बेस में आया 100x, और यहाँ पर 2 log x टू द बेस 10 प्लस 2 अपॉन -x। क्वेश्चन कर चुके हैं आप, मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको हटा दो, अगर नहीं किया आप खुद से कर देना। लिखने के बाद में ध्यान आया कि इसका आंसर कुछ 0.01 में निकल रहा है, हम कर चुके हैं। अगला वाला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपके पास log की बेस में लगा हुआ 1/3, ठीक है, फिर उसके बाद log की बेस में लगा हुआ 4, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का लगा हुआ होल स्क्वायर माइनस में 5। ये आया, इसका डोमेन बताना है इस फंक्शन का। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिखते हैं उसको। ये क्या था? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप भी लिखना, क्योंकि ब्रैकेट सा लगता है, वो एक ब्रैकेट होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो ब्रैकेट ही है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है? एग्जाम में हर क्वेश्चन में लिख कर आता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। प्रॉब्लम, स्क्वायर रूट के अंदर जो पूरा टर्म है पॉजिटिव होना चाहिए, इस लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इस लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो बैठा है वो कोई सी वैल्यू ले सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डोमेन निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बैठा हुआ है आपके पास? लॉग की बेस में 1/3, लॉग की बेस में 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -5। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट था। पहले वाले लॉग के अंदर क्या बैठा है? लॉग की बेस में 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -5। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरे वाले में क्या बैठा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर -5। अगली लॉग, इस लॉग का आर्गुमेंट ये रहा, पॉजिटिव होना चाहिए। इस लॉग का आर्गुमेंट लिखने जा रहा हूं, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, लिख दिया, शुड बी। ठीक है, मैं इधर वाले को हल्का सॉल्व करूं तो आप लॉग हटाओगे, ठीक है, लॉग हटाओगे, बेस 1 से बड़ा, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर -5 शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आपको पता है ये तीनों चीजों में इंटरसेक्शन होना चाहिए, सब सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर -5 1 से बड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर -5 0 से बड़ा, मान लो t है, t ग्रेटर देन 1 और t ग्रेटर देन 0 में जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको पता है कि ये वाली चीज आपको आंसर देगी। ये आपका रिडंडेंट केस है, ये पूरा केस में लाई कर जाएगा कि जो चीज 1 से बड़ी है वो 0 से तो बड़ी होगी ही, तो उसको निकालने की जरूरत है नहीं। अच्छा, इसको देखने में आप ये पहला वाला लॉग हटाओगे,
लॉग हटाओगे आपको पता है 1/3 उधर जाएगा, 1/3 की जो बेस है वो एक से छोटा बेस है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। लॉग की बेस में 4 आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। लॉग हटा दिया, ये वाला इसका बेस 1 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे अगर मैं देखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 आ गया, और यहां पे देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर आपका लेस देन और इक्वल टू 4 9 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, अच्छा 6 से बड़ा और 9 से छोटा, आओ देखो। हमने यहाँ पे सोचा कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू t, तो आपके पास t स्क्वायर की वैल्यू 6 से बड़ी है और 9 से छोटी है। अगर t स्क्वायर की वैल्यू ऐसी है तो आपको पता है स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, ये आएगा अंडर रूट में 6, ये आएगा मॉड्यूलस में t, ये आएगा लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो मॉड ऑफ t रूट 6 से 3 के बीच में है, तो आपको पता है t कहां से कहां जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू आपके पास रहेगी -3 से लेकर -√6, यूनियन में t की वैल्यू रहेगी आपके पास √6 से 3 के बीच में, ये तो आता है t की वैल्यू -3 से -√6 और √6 से 3। अरे अगर मॉड्यूलस इसके बीच में है, आपको पता है क्या करना है, टर्निंग पॉइंट कितना है, टर्निंग पॉइंट 0 है, ठीक है। 3 इधर जाऊंगा, 3 पे आऊंगा, √6 जाऊंगा तो √6 पर आऊंगा, यहाँ पर -√6 यहाँ पर -3, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक था और यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो मॉड्यूलस सॉल्व करना आता है ना, इनइक्वालिटी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी देख चुके, ठीक है। अच्छा t क्या था आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी -3 से लेकर -√6 के बीच, यूनियन में t की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपके पास √6 से लेकर 3 के बीच, ठीक है। ऐसा इंटीजर जो इसके बीच में लाई करे, ऐसा इंटीजर, ठीक है। आपको पता है -3 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा और -√6 यहाँ आएगा, भाई √6 की वैल्यू √4 से तो बड़ी होती है, ठीक है। तो -√6 इधर आएगा, वही तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा √6। आपको पता है √6 आपका √4 से बड़ा, ये लिखा है √4, फिर आएगा √6 और फिर आएगा 3, इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर लाई कर रहा है, यहां से लेकर, ठीक है, और यहां से लेकर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, उसमें डायलॉग क्या था कि इनके बीच में इंटीजर सोचो, आपको पता है -3 से शुरू होकर यहां तक कि मैं एक ही इंटीजर आ रहा है -3, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर निकाल लिया है तो आपको पता है कि x की वैल्यू जो आएगी, x बिलोंग्स टू -3 टू -2, यूनियन में 3 to 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर -3 आ रही है तो x जरूर -3 से -2 के बीच में चल रहा होगा, इसकी वैल्यू अगर 3 आ रही है तो x जरूर 3 से 4 में चल रहा होगा, ये आपका डोमेन है, तरीका। कैसे कैसे सॉल्व करके लाए, t मान लिया, उससे निकालना है, कोई तकलीफ की बात नहीं होगी, डोमेन के क्वेश्चन सेक्स साइंस वाला तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो लॉग की बेस में आएगा x, लॉग की बेस में आएगा 2 और 1/x - 1/2, ठीक है। y = 0 और डोमेन बताना है, ठीक है। आपको पता है ये जो पहला वाला लॉग लिखा हुआ है, इसका बेस x, अगर इसका बेस x है तो आपको पता है x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये बात पक्की होगी दोस्तों। उसके बाद इस वाले लॉग का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब कि लॉग की बेस में 2 आएगा और 1/x - 1/2 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ये जो लॉग है 2 बेस वाला, इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, 1/x - 1/2 शुड बी ग्रेटर देन 0, कोई तकलीफ की बात नहीं। यहां से मैं इसको हटाऊं, 2 उधर जाएगा, आपका 1/x - 1/2 शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर आपका 1/x - 1/2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। वो भी कर सकते हैं कि भाई ये t ग्रेटर देन 1 t ग्रेटर देन 0। आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन लिखा है, रैशनल फंक्शन जिसे बोलते हैं,
ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये कोई टर्म ऐसे करके लिख दिया आपके पास, तो आपको पता है अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों नेगेटिव। आपको पता है 1 पॉजिटिव है तो x - 1/2 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आपको पता है x - 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1/2। इक्वल टू नहीं हो सकता, इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। इसमें न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर क्या, तुम भी पॉजिटिव हो तभी तो हम पॉजिटिव बनेंगे। डिनोमिनेटर में लो भाई हम पॉजिटिव होगा, किस x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 1/2। अब आपको यहां पर पता चल चुका है यहाँ पर कि भाई ये जो टर्म है ना, ये इट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, इसने इसको बताया कि भाई हम पॉजिटिव हो गए x - 1/2, हम लोग पॉजिटिव है, इसको पता चला, इसने कहा ठीक है हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पॉजिटिव हो गए तो 1 इज ग्रेटर देन x - 1/2। ठीक है, जैसे आपने लिखा तो आप बोलोगे x इज लेस देन 3/2। x किससे छोटा आ गया, 3/2 से छोटा। x किससे बड़ा आ गया, 1/2 से बड़ा। 3/2 से छोटा, 1/2 से बड़ा, 1 नहीं है 0 से बड़ा है। चार चीज 0, 1/2, 1, 3/2। x क्या है 3/2 से छोटे, एक क्या है 1/2 से बड़े। बात हो गई कि 1 नहीं है और 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। 1/2 से 3/2 में ही आंसर आना है। x पॉजिटिव होना है, देखो ये जा रहा है पूरा, 3/2 से छोटा होना है, 1/2 से बड़ा होना है। जो चीज 1/2 से बड़ी और 3/2 से छोटी है, इनके बीच में आनी, सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 नहीं होनी बस वैल्यू। तो आपका x बिलोंग्स टू 1/2 टू 3/2, ठीक है, और माइनस में एक वैल्यू हटा देनी है, डोमेन। सारी बातों को ध्यान रखते हुए, सारी बातों को, आपको ये सब बातें एकदम अच्छे से ध्यान में आनी चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। कि वो अगर पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव क्यों है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको पॉजिटिव चाहिए तभी पॉसिबल है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया तो डिनोमिनेटर को होना पड़ेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। ये अगर नहीं हुआ तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसकी एनालिसिस है ये। आपको लगेगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे किया, नहीं, एनालिसिस करिए यहां से। पॉजिटिव जैसे इसको पॉजिटिव पता चला, इसने इधर बता दिया कि हम पॉजिटिव है भैया, हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। इसने पॉजिटिव लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 - 2 की पावर में x माइनस में 2 की पावर 1 माइनस। इसका डोमेन बताना है। अच्छा, 2 की पावर में x जो टर्म है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको पता है ये आर क्लब के मेंबर होते हैं, इनकी कोई तकलीफ ही नहीं होती। ये कहेंगे इसकी जब कुछ भी पुट करो हम एग्जिस्ट करेंगे, ये कहेगा इसकी कुछ भी पुट करो हम एग्जिस्ट करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ किसकी है, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की तकलीफ, क्या भाई स्क्वायर रूट की तकलीफ सॉल्व करो। 3 - 2 की पावर में x माइनस में 2 की पावर 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगली बात में कोई तकलीफ नहीं। इसको लिखा है 3 - 2 की पावर में x माइनस में 2/2 की पावर में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने अगले स्टेप में 2 की पावर में x को बोला t मान लो। ये समझ रहे ना एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। अगर आपने t मान लिया तो 3 - t - 2/t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से क्या देखेंगे कि 3t माइनस में t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतनी बात में कोई तकलीफ। जैसे ही आपको ये पता चला कि t अगर 2 की पावर x के बराबर था, तो यहां से एक बात और क्लियर कर चलो, t अगर 2 की पावर x के बराबर था तो 2 की पावर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। 2 और t की पावर x, t इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो t इज ग्रेटर देन 0। t अगर आपको पॉजिटिव पता चल गया, यहां पे देखो, अगर आपको पता चल गया ये t पॉजिटिव है तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दो। आपने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका चलेगा 3t - t स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया इसको ठीक करने के लिए, आपका t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, यहां से आपका t - 1 और t - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आपने फौरन ग्राफ बना दिया, ये 1 और ये 2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाएगा। ठीक है, तो आपका t बिलोंग्स टू 1 to 2। t क्या था आपका 2 की पावर x, किसके बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच। 2 की पावर x, इसको क्या लिख दिया मैंने 2 की पावर 0, इसको क्या लिख दिया 2 की पावर 1। आपको पता है कि ये सब मैंने एक्सपोनेंट में क्यों लिखे हैं, आपकी बेस 1 से बड़ी है। मैं अभी एक्सपोनेंट को रिमूव कर दूं अगर या मैं बोलूं तो पावर कंपेयर कर लूं अगर मैं यहां पर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब 0x1 ये आएगा। x की वैल्यू कहां से कहां लाई करनी चाहिए, 0 से 1 में। जब x की वैल्यू 0 से 1 में लाई करेगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी।
ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब डोमेन कितना आ गया आपका x बिलोंग्स टू 0। ध्यान किस बात का, इस बात, ये बहुत जगह आपको ध्यान रखना पड़ता है। यही इसके अंदर सबसे काम की चीज है कि आपने आपके अलजेब्रा में आपका ये x होता है, x की वैल्यू आपको पता नहीं होती पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब आप पता क्या करते, मैं बता रहा हूँ क्या करते हो। तब आपका आता x माइनस 1 x माइनस 2, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर चुके होते, x लेस देन और इक्वल टू 0, टर्निंग पॉइंट आता 0 1 और 2, ठीक है, प्लस माइनस, ये आता प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए था, माइनस वाला, ये वाला पार्ट भी लेते और ये वाला पार्ट भी लेते, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कर भी देते तो मैं आपको समझाता हूं, ऐसा नहीं है कि वहां से आंसर गलत आ जाता, ठीक है। आपके पास लिखा था t माइनस 1 t माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन और इक्वल टू था नीचे 0, ये आप 0 एक टर्निंग पॉइंट, 1 एक 2, एक आपका प्लस, ये माइनस, एक प्लस, ये माइनस। इसका मतलब t की वैल्यू आपकी 0 से छोटी और t की वैल्यू 1 से 2 के बीच, t क्या है 2 की पावर x लेस देन और इक्वल टू 0 और 2 की पावर x, ठीक है, 1 से लेकर 2 के बीच, ठीक है, यूनियन होता है। यहां से आप बोल देते x बिलोंग्स टू 5, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो कभी भी लेस देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहां से x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती जो उसको नेगेटिव बना सकती या 0 बना सकती। तो सिर्फ क्या वैल्यू, वो वाली चीज आपकी सॉल्व होती है, यूनियन था, इससे कोई आंसर नहीं आता, उससे आंसर आता, यहां से भी हो जाता सॉल्व, यहां से भी सॉल्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी बात ये है कि आपको रेंज पता है 2 की पावर x की, नहीं पता है कि 2 की पावर x फंक्शन है वो कहां से कहां लाई करता है। इसको कट करने के लिए अभी करना, ये थोड़ी करते कि 2 की पावर s इज लेस देन 2 की पावर 0 को अच्छा कर देता, जबकि वहां 1 नहीं है, वो 0 है, ठीक है। तो आप कल बोलते हैं x नेगेटिव होगा तब 2 की पावर x लेस देन 0 होगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 2 की पावर x जो है वो कभी 0 होते ही नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं। ये बात है मुझे उम्मीद लगी थी यार, ऑर्डर ही अच्छा, ये क्वेश्चन डोमेन ऑफ एनालिसिस तो कम से कम मजबूत होगी। लॉग की बेस में लगा हुआ है 2, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, माइनस लॉग 1/2 या 1 प्लस बिग ब्रैकेट लगा दिया, वो यूनिट इंटीग्रल नहीं है, sin x डिग्री बाय 100 डिग्री में है भाई, प्लस में अंडर रूट के अंदर आपके पास लॉग की बेस में 10 के साथ log x टू द बेस 10, ठीक है, माइनस में log 10 बेस का उसके साथ 4 माइनस log x टू द बेस 10, अंडर रूट चल रहा है अभी, माइनस में log 3 टू द बेस 10। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है आपको, वो सब रूट के अंदर है, उधर के टर्म स्क्वायर रूट, ये एक टर्म लिखा हुआ है, बेहतर करूं उसको और बेहतर करता हूं। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि ये बेस जो है ना, ये 1/2 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 और बेस की पावर बाहर आ जाती है, डिनोमिनेटर माइनस माइनस कट जाए, ठीक है, यही करने जा रहा हूं। डोमेन निकालना था, आपने इसको लिखा लॉग की बेस में 2 और साथ में यहाँ पर लॉग की बेस में 2 और 1 प्लस 1 अपॉन साइन के अंदर x डिग्री बाय 100, डिग्री में दिया यहाँ पर, वहां नहीं दिया डिग्री में, ये जो साइन के अंदर था इसके अंदर क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ही डिग्री में दिया जाता है, लॉग के अंदर थोड़ी दिया जाएगा डिग्री में, तो नंबर की तरह दिया जाएगा, ठीक है। प्लस में आपके पास अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये 10 बेस का लॉग है, ये बाहर वाला, ये 10 बेस का लॉग है और ये 10 बेस का लॉग है। अगर लॉग ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी लग जाती है, ये लॉग और ये लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसका आर्गुमेंट और उसका आर्गुमेंट डिवीजन में आ जाता है, वही करने जा रहे हैं। लॉग की बेस में लगाया आपने 10, यहाँ पर लगा log x टू द बेस 10, नीचे आ गया आपके पास 3 into 4 minus log x टू द बेस 10, ये
बात आ चुकी 10 बेस के लॉग 3 के साथ 4 माइनस। अच्छा इसको सॉल्व कर, उधर वाला आसान लग रहा है पहले सॉल्व करने के लिए, इधर कोई डिग्री डिग्री में बात होगी, उधर वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले सेकंड पार्ट। ये आपका फर्स्ट हो, ये आपका सेकंड हो, मैंने सेकंड पार्ट को सेकंड वन। अब एक डोमेन निकाल लेंगे सबका, देखो इसका डोमेन निकालेंगे पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन का, दोनों सम हो रहे हैं, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन है। स्क्वायर रूट लगाए, आपको पता है अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर रूट लगाए आपको बताइए अंदर बैठो, अंदर क्या बैठा हुआ आपका log की बेस में 10, यहाँ पर log x टू द बेस 10 ठीक है अपॉन 3 4 माइनस log x टू द बेस 10 ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी बात ये वाला log लगा हुआ है ठीक है, इस log की तो बात नहीं कर रहा मैं ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। कहाँ है ओरिजिनल फंक्शन ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव ठीक है, तो ये दोनों आपस में पॉजिटिव होना चाहिए खुद, मतलब log x टू द बेस 10 पॉजिटिव। क्यों ओरिजिनल फंक्शन में क्यों देख रहे हैं, आपको पता है असलियत में इस log का आर्गुमेंट ये था, ये पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है, और इस log का आर्गुमेंट ये था, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो इनका डिवीजन लिखा है ना बाद में, तो मैं log की प्रॉपर्टी लगाई वो तो खुद ही पॉजिटिव हुआ, तो log x टू द बेस 10 पॉजिटिव और 4 माइनस log x क्या क्या पॉजिटिव है, log x टू द बेस 10 इट इज ग्रेटर देन 0, और साथ साथ क्या था क्वेश्चन में 4 माइनस log x टू द बेस 10 ये पॉजिटिव। और फिर सर ये अंदर वाला टर्म आपको पता है, अगर आपने इसके पॉजिटिव होने की कंडीशन लिख दी और इसके पॉजिटिव होने की लिख दी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपको पता है ये अंदर वाला खुद ही पॉजिटिव होगा अपने आप, होगी इसी कंडीशन ठीक है। और साथ साथ आपको पता है कि हर log के अंदर एक x बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन, हर log के अंदर एक x बैठा है ना, वो log का आर्गुमेंट, इस log का आर्गुमेंट तो ही पॉजिटिव होगा, इस log का आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होगा, तो कितनी सारी कंडीशन निकली, स्क्वायर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर log के अंदर ये बैठा था, log के अंदर ये बैठा था, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर में बैठा था ये log के अंदर था, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इन दोनों log के अंदर आर्गुमेंट x है वो x पॉजिटिव होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। यहां से आपने इस log को हटाया x ग्रेटर देन 1, यहां से आपका log x टू द बेस 10 इज लेस देन 4, log को ले जाऊंगा log का हटाइए, यहां से आपका x इज लेस देन 10 की पावर 4, x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 0 ठीक है, ये तो सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करना है। log हटाया मैंने, log x टू द बेस 10 अपॉन 3 टाइम्स 4 माइनस log x टू द बेस 10 ठीक है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये log हट गया, 10 की पावर 0 1 बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये log में पढ़ाई थी बात कि अगर log बार बार रिपीट हो रहा हो सेम तो उसे t मान लो, कोई भी टर्म हो रहा होता है आपसे t मान लो, आपने उसे t मान लिया, t अपॉन 3 टाइम्स 4 माइनस t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपको ये वाली बात पता है कि जो 4 माइनस t है ये अपने आप में कैसा टर्म है, पॉजिटिव, यहां लिखा है, जैसे आपको पता चल गया अच्छा ये 4 माइनस t पॉजिटिव, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर सर नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे तो इनइक्वालिटी का बेसिक मेथड तो है ना आपके पास, इसको इधर ले आओ -1 कर दो फिर एलसीएम ले लो, लेकिन जब आपको पता ही चल गया कि ये पॉजिटिव है, ये कैसे पॉजिटिव पता चला, वो जो टर्म है 4 माइनस log वही तो लिखा है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो log का आर्गुमेंट है, log का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके पॉजिटिव होने की कंडीशन आप निकाल चुके, x की वैल्यू इससे कम रहनी है, इसका मतलब अब ये पॉजिटिव है, जब जब x की वैल्यू 10 की पावर 4 से कम रहेगी ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, आप इसको ले लो, ये t आया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स 4 माइनस ठीक है, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 माइनस 3t, 4t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ठीक है, t कितना था आपका log x टू द बेस, तो मतलब आप निकाल दे रहा है log x टू द बेस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दिस इंप्लाई x ग्रेटर देन इक्वल टू चला था इक्वालिटी ऑफ 10 की पावर 3, क्या क्या बातें हैं 0 1 10 की पावर 3 10 की पावर 4, एक पार्टी के लिए 10 की पावर 4 छोटा, एक पार्टी के लिए 10 की पावर 3 से बड़ा, एक कह रहा है 0 से बड़ा, एक कह रहा है 1 से बड़ा, 0 और 1 वाले थे ना,
ये कह रहा था x 0 से बड़ा, वो कह रहा था x 1 से बड़ा, वो कह रहा था 10 की पावर 4 से छोटा। ये कह रहा था इनइक्वालिटी आई थी आपकी सॉल्व होकर स्क्वायर रूट वाली, ग्रेटर देन वाली, वो कह रहा था 10 की पावर 3 से। सब कहां पर राजी है? 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 तक, 1000 से 10000 तक। तो यहां से आपको बदल गया x बिलोंग्स टू 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 4, यहां पे क्लोज, यहां पे। ये तो आपके सेकंड पार्ट का निकल कर आया डोमेन। आप फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का निकाल के उसका इंटरसेक्शन लोगे, ये सेकंड पार्ट का निकाल। ठीक है, आओ फर्स्ट पार्ट देखें। 2 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 2 था क्वेश्चन से। फर्स्ट पार्ट आपका क्या था? लॉग की बेस में 2, यहां पर आपका लॉग की बेस में 2 1 प्लस 1 अपॉन साइन x डिग्री बाई 100। ठीक है, ये इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर पहली प्रॉब्लम तो ये लॉग कह रहा है मेरा आर्गुमेंट रहेगा पॉजिटिव। आपने कहा बहुत बढ़िया, उसका आर्गुमेंट कितना है? लॉग की बेस में 2 1 प्लस 1 अपॉन साइन के अंदर x डिग्री अपॉन 100। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद ये वाला लॉग बोला कि मेरे अंदर का आर्गुमेंट रहना चाहिए पॉजिटिव, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन साइन के अंदर x डिग्री बाई 100 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद ये बोला अंदर से इस लॉग का आर्गुमेंट कि ये डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साइन के अंदर आपके पास x डिग्री बाई 100 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 के बराबर है, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। ठीक है, 180 से डिवाइड करा तो x डिग्री किसके बराबर होगा? पाई x बाई 180 के। तो x डिग्री को पहले तो आप रेडियन में कन्वर्ट करके लिखो, तो x डिग्री बराबर हो जाएगी आपके पास पाई x बाई 180, पाई x बाई 180। अभी जरूरत पड़ने पे लिखते हैं। पहले तो मैंने इस लॉग को हटाया, ये 2 उधर चला गया, आपके पास आया 1 प्लस 1 अपॉन साइन के अंदर x डिग्री बाई 100। ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास वही सेम टर्म ग्रेटर देन 0। आपको पता है ये कंडीशन रिडंडेंट है, क्योंकि यही सेम टर्म आपका t ग्रेटर देन 0 आ गया और t ग्रेटर देन 1 आ गया। आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये आपको आंसर दे देगा, कोई तकलीफ नहीं इस बात। यहाँ पे आपने ये और ये काट दिए, ये आ गया 1 अपॉन ये शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन साइन के अंदर पाई x बाई 100, पाई x बाई 100 x डिग्री बाई 100, ये x डिग्री बाई 100 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक टर्म ये लिखा, एक टर्म ये लिखा, वही आप ये एनालिसिस करेंगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव आना है और न्यूमरेटर पहले से पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। उसका मतलब ये टर्म ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जैसे ही ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आपको पता है जो चीज ग्रेटर देन 0 है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, तो वो कंडीशन इसके अंदर आके मर्ज हो जाएगी, अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगी वो कंडीशन कि ये आपका ये पॉजिटिव है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए? आपको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। आपको पता है अगर ये पॉजिटिव, अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा इसका मतलब साइन के अंदर x डिग्री बाई 100 शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो चीज ग्रेटर देन 0 है वो इन इटसेल्फ नॉट इक्वल टू 0, तो जिससे ग्रेटर देन 0। अच्छा, साइन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, साइन की वैल्यू, तो साइन कहां से कहां लाई करेगा? साइन कहां से कहां लाई करेगा? उसका एंगल, सॉरी, x डिग्री बाई 100 कहां से कहां लाई करेगा? वही 0 से लेकर पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर। अच्छा, x डिग्री बाई 100 0 से पाई, मैंने तो अभी वैल्यू लिख दी आपकी, वो जनरल, तो सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू लिख दी मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू लिख दी x डिग्री को। आपको पता है x डिग्री को सर हम लिख सकते हैं पाई x बाई 180 रेडियन, और पहले से 100 डिवाइडेड है, तो 0 से लेकर आपका x डिग्री हो गया पाई x बाई 100 into 180। पाई का डिवाइड लगा दिया, पाई का डिवाइड लगा दिया, आपका x जो है वो 1x हो, कितना आ गया? 18000, 18,000। 0 से लेकर उसके बीच में x आपका 0 से लेकर 18,000 के बीच में, 0 से लेकर 18,000 के बीच में। अब
दोनों पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हो, एक पार्ट में क्या आया था आपका x आया था 1000 से लेकर 10,000 के बीच, ठीक है। जो सेकंड पार्ट था उसमें x आया था 1000 से 10,000 के बीच में। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आया 0 से 18,000 के बीच में। आपको पता है जब आप इंटरसेक्शन लेने जाओगे, इंटरसेक्शन ये आएगा 0, ये आएगा 1000, ये आएगा 10,000, ये आएगा 18, ठीक है। एक पार्टी कह रही है यहाँ से यहाँ रखो, एक पार्टी कह रही है यहाँ से। इंटरसेक्शन लेने जाओगे ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? x बिलोंग्स टू 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 4। आंसर क्या है? 10 की पावर 3 10 की पावर 4। आराम से सोच। तकलीफ कुछ है आपके पास डोमेन की कंडीशन आप लगाते चलेगा। क्वेश्चन लेंदी हो गया अलग बात है, लेंदी क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कुछ तो टाइम लेते, ठीक है। ध्यान किस किस बात पर रखना है कि मैंने जब लॉग ऐसे बना दिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि सर आपने कंडीशन जो निकाली, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं क्या कंडीशन निकाली और क्या नहीं निकाली। जो आपको बहुत दिल चाह रहा होगा तो वो निकाल लेते हैं। देखो, जब मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहा था तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला मैंने पॉजिटिव रख दिया, लॉग हर लॉग का आर्गुमेंट x है उसमें मैंने x को पॉजिटिव रख दिया। अब इस वाले लॉग का अगर क्वेश्चन को यहां पर देखा जाए तो इस लॉग का आर्गुमेंट ये लिखा हुआ है, मतलब कि ये पॉजिटिव रखना चाहिए था। मतलब आपके दिल में आता कि सर ये दोनों ना रखने के बजाय हम रख देते log x to the base 10 upon 3 into 4 minus log x to the base 10, it should be greater than 0। कि इस log का आर्गुमेंट तो ये था, इसको हमने पॉजिटिव क्यों नहीं रखा? मैं आपको समझा दूं इसको पॉजिटिव क्यों नहीं रखा। 3 तो आपका कांस्टेंट है, हट गया, ऐसे बचता आपका log x to the base 10 और 4 minus log x to the base 10 should be greater than 0। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो भी पॉजिटिव आ जाता, अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी पॉजिटिव आ जाता। अब अगर ये दोनों नेगेटिव होते तब ये तो सेटिस्फाई कर जाता कि इसका आर्गुमेंट हो सकता है ये, लेकिन अगर वो दोनों नेगेटिव हो जाते तो ओरिजिनल क्वेश्चन में आर्गुमेंट तो ये था और ये था। आपने कहा इन दोनों को नेगेटिव रख लो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये तो कर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए इसका मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। मैं आपको दिखाता हूं, अगर दोनों नेगेटिव हो गए हमारे, अगर log x to the base 10 ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया तो आपको पता है नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ये तो पॉजिटिव बन जाता, लेकिन ये वाला log और ये वाला log एग्जिस्ट नहीं करता। तो डोमेन निकालने के लिए ओरिजिनल फंक्शन में जो था, जो log का आर्गुमेंट था, उन सबको पॉजिटिव रखना है। ये नहीं करना कि इसको लगा दो, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि इसी को क्यों नहीं रखा कि इस log का आर्गुमेंट तो ये, तो फिर आपने कहा तो इसको भी रख लेते। तो आप सोचो एक बार कि अगर मैंने इसको और इसको अलग से पॉजिटिव करने की कंडीशन निकाल ली, जब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। अलग से रखने की कोई जरूरत, अलग से रखने की जरूरत, ठीक है। इतनी बात है, मुझे लग रहा है आपको तकलीफ नहीं होगी। अच्छा क्या रहेगा? डोमेन में लास्ट चीज जो आती है एफएक्स टाइप क्वेश्चंस। अगर फंक्शन नहीं दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो क्वेश्चन नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। if domain of fx is -1 से लेकर 4, then domain of f2xy ये क्वेश्चन अपने आप में तकलीफ दे बन जाता है। आपको लगता है सर एफ ही फंक्शन यहाँ है, एफ ही फंक्शन यहाँ है, डोमेन ये है तो यही डोमेन होगा। मैं आपको एक बात समझाऊं कि डोमेन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर का इनपुट, ध्यान से समझना, ध्यान, इसमें ध्यान देना है, हाँ आपका ध्यान चाहिए मुझे कि डोमेन क्या चीज होती है? फंक्शन का इनपुट। इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है? आपका x है। इसका मतलब कि f के अंदर जो x बैठा हुआ है उसकी वैल्यू -1 से लेकर 4 तक,
ठीक है, -1 से ऐसा फंक्शन है ये जिसके अंदर इनपुट सिर्फ ये जा सकता है। ये जो f है ये ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट -1 से 4 जा सकता है। वो इनपुट कोई भी दे, वो log x आके दे इनपुट, तो भी ये आपका जो fx है ये इनपुट कितना लेगा, -1 से 4। इससे कम इनपुट वो ले सकता है। इससे कम इनपुट कितना हुआ, -1 से 4 तक था। इससे कम इनपुट हुआ आपके पास, मान लो कि 0 से 3, 0 से 4, वो इसका सबसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि सर -3 से लेकर 10 तक का इनपुट डालो, तो नहीं डालेगा। जैसे साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स कौन कौन सी वैल्यू खा सकता है, -1 से 1 की। कोई उसके अंदर अगर 0 से 1 की वैल्यू दे दे, वो खा ले भाई, उसका मुंह इतना खुलता है। आप इतना बड़ा निवाला दोगे, इतना बड़ा निवाला तो खा ही लेगा इतना बड़ा निवाला। लेकिन अगर इतना बड़ा निवाला लाओगे तो कैसे खा लेगा, कि हम तो सर -5 से 5 के बीच की वैल्यू देंगे, साइन इनवर्स को मना कर देगा। मैं भाई खा ही नहीं सकता, -1 से 1 है मेरा डोमेन, तो हम तो इतनी ही वैल्यू का इनपुट लेते हैं। तो आपको एक बात पता चल रही है, f जो है इनपुट में ये वैल्यू लेता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, डोमेन क्या चीज होती है, डोमेन होती है x की वैल्यू, और ये चीज की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। ये दो बातें कि ये वाला फंक्शन सिर्फ ये वैल्यू खाएगा -1 से 4 की, क्योंकि इसका डोमेन इतना है, और डोमेन किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। अब वो उसका डोमेन पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता है वही फंक्शन तो f ही है। फंक्शन अगर f है तो आज भी फंक्शन वैल्यू कितनी खाएगा आपकी, -1 से 4 की। लेकिन फंक्शन के अंदर आपने बैठा दिया 2x + 3, इसका मतलब इसके अंदर तो f को वैल्यू कौन खिला रहा था, x खिला रहा था। इसके अंदर f को वैल्यू कौन खिला रहा है, 2x + 3 खिला रहा है। अगर 2x + 3 वैल्यू खिला रहा है, तो आपको बताया कि 2x + 3 को अपनी वैल्यू कहां से कहां रखनी चाहिए, -1 से 4 के बीच में रखनी चाहिए। क्योंकि 2x + 3 अगर -1 से 4 के बीच की वैल्यू लेगा, तब ये फंक्शन कहेगा हाँ ठीक है, -1 से 4 हम खा सकते हैं, उसके बाहर नहीं खाएंगे। उसके बाद 2x + 3 ने अपनी वैल्यू ये रख दी। अगर 2x + 3 ने अपनी वैल्यू ये रख दी, तो कितनी आएगी वैल्यू, -4 से लेकर 2x आपका 1 तक, तो -2 से लेकर x आपका 1/2। ठीक है, अब सुनना बात, ये जो फंक्शन है उसका इनपुट ये है। फंक्शन f आपका इनपुट में सिर्फ ये वैल्यू ले सकता है। अगर आज उसको इनपुट देने के लिए x नहीं आया, इसने कहा मैं छुट्टी पर, कौन आएगा मेरी जगह, 2x + 3, तो 2x + 3 f को उतना ही इनपुट देगा जितना उसे चाहिए। वो इनपुट कितना है, -1 से 4। जब 2x + 3 -1 से 4 का इनपुट दे रहा है, इसका मतलब x कहां से कहां की वैल्यू दे रहा है, x -2 से 1/2 की वैल्यू दे रहा है। और किसी भी फंक्शन में जो x की वैल्यू होती है वही क्या होती है, आपकी डोमेन होती है। डोमेन तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -2 से 1/2, उस फंक्शन का डोमेन कितना है, -2 से 1/2। डोमेन इसका कितना आ गया, डोमेन ऑफ f आपका -2 से 1/2। इसी बात पे ध्यान देना। दो बातें, डोमेन किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। इस फंक्शन का डोमेन में x की वैल्यू है वो। इसका मतलब देखो, जो बेसिक गलती इसके अंदर क्या है, जैसे ही आपको पता चलता है गलती में मिलता है इस फंक्शन में, कि आपको लग रहा है कि fx का तो सर डोमेन है, डोमेन इज -1 to 4, इसका मतलब x की वैल्यू है -1 to 4। अरे x है ना -1 से 4, इसका मतलब x की वैल्यू है आपके पास -1 से 4। फिर आपको लगता है f के अंदर गया 2x + 3। अब x की वैल्यू तो -1 से 4 है, x की वैल्यू अगर -1 से 4 है तो x आपका -1 से 4 हुआ, तो 2x आपका -2 से लेकर 8 तक चला गया। फिर आपने 3 ऐड कर दिया, तो 1 से लेकर 2x + 3 आपका 11 तक चला गया। तो आपको लगता है इस फंक्शन के अंदर वैल्यू जा रही है 1 से लेकर 11 तक, तो डोमेन हो गया इसका, डोमेन हो गया 1 to 11। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। बात पहले ही हो गई कि ये फंक्शन जो f है ये एग्जिस्ट यहां के लिए करेगा। इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी पड़ जाए अगर यहां पर, वो वैल्यू -1 से 4 के बीच की ही रखनी चाहिए उसको। वो तो -1 से 4 की वैल्यू, -1 से 4 की वैल्यू पहले खिला रहा था x, अब खिलाएगा ये। इसका मतलब इसकी रेंज होनी चाहिए -1 से 4। और जब इसकी रेंज -1 से 4 है तो इसके अंदर खुद एक x तक, तो x कहां से कहां का होगा, -2 से 1/2 का। और जो x की वैल्यू निकलती है वो क्या चीज होती है, डोमेन। और बात समझाता हूं, अगर आपका साइन इनवर्स के अंदर log x चला गया, ठीक है, और कोई डोमेन पूछा आपसे, तो आप ये थोड़ी कहते हो कि सर log x की वैल्यू -1 से 1 रख देंगे। log ही मना कर देगा रखने को, नहीं रख सकते भैया, नहीं रख सकते। और मैं एक सेकंड,
साइन इनवर्स के अंदर मान लो e की पावर, बेहतर क्वेश्चन e की पावर x, ठीक है। किसी ने बोला, बिल्कुल उस क्वेश्चन से पैरेलल कर रहा हूं मैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1, तो डोमेन इसका होगा। अब आपको क्या लगा, उस क्वेश्चन से एकदम पैरेलल कर दिया कि गिवन फंक्शन का डोमेन दे दिया आपको -1 से 1, और फंक्शन के अंदर उसी f के अंदर मैंने कुछ और रख दिया। अब पूछ रहे डोमेन। अब आप अगर गलती करते हो, अब आपको लग रहा है कि सर x की वैल्यू होती है डोमेन, तो x की वैल्यू -1 से 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो e की पावर x की वैल्यू, e की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e की पावर चलाऊंगा तो 1/e से लेकर e, इसका मतलब e की पावर x की वैल्यू ये हो गई। तो अब साइन इनवर्स वैल्यू कहां से कहां खा रहा है? 1/e से e तक, तो अब साइन इनवर्स का डोमेन 1/e से e हो गया। नहीं हुआ 1/e से e। आपको पता है e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, क्या 2 पॉइंट की वैल्यू ले सकता है क्या साइन इनवर्स? वो तो मैक्सिमम वैल्यू 1 की लेके जाएगा, ये 2.7 होती है ना वैल्यू। तो ऐसा नहीं करना होता है। आप क्या करते हो, आप इस फंक्शन को साइन इनवर्स के डोमेन के हिसाब से रखते हो, e की पावर x लाई करता है -1 से 1 के बीच में। अगर e की पावर x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, आपको पता है कि ये तो ऑलवेज ट्रू है, e की पावर x किससे छोटा होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। जैसे आपको ये पता चलता है, आप बोलते हो कि x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होनी चाहिए। अरे e की पावर 0 होगा ना, ऐसे निकालते थे ना डोमेन, कि जो फंक्शन का डोमेन है वो बदलता है ना, अंदर वाला फंक्शन उस डोमेन में आने लगता है, तो वहां से x निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में धीरे समझाने के पीछे का मकसद है कि आपसे ये गलती ना हो, f लिख जाए आपके सामने। अब सामने बैठे नहीं, पता नहीं चलता, समझ में आएगा ये वो वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। आज वो वैल्यू कौन खिला रहा है? 2x प्लस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो डोमेन है। बस और बात, हाँ भाई क्वेश्चन देखो, if a function fx is defined in और फंक्शन में डोमेन पे डिफाइन is defined in, इसमें डिफाइन हुआ 0 से, then डोमेन ऑफ f के अंदर टेंस is, इसका डोमेन कितना? fx डिफाइन है 0 से 1, इसका डोमेन कितना? अच्छा, a function fx is defined in 0 to 1, then domain of f tends, कोई फंक्शन अगर 0 से 1 में डिफाइन है, इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 0 से 1 के, मतलब ये जो f है ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेगा। अब f को वैल्यू खिलाने कोई भी आ जाए, ये वैल्यू कहां से कहां की एक्सेप्ट करता है? 0 से 1। इसका मतलब जो फंक्शन आया है वो वैल्यू कहां से कहां देना चाहिए उसको? 0 से 1 के बीच की वैल्यू देनी चाहिए। इसका मतलब आप बोलोगे सर tan x की वैल्यू 0 से 1 है। इस फंक्शन को कि ये फंक्शन डिफाइन है 0 से 1 में, ये वैल्यू खाएगा 0 से 1 के बीच की। कुछ भी आ जाए, इसको वैल्यू खिलाने x नहीं आया, tan x आ गया, तो tan x वैल्यू कहां से कहां खिलानी चाहिए इसको? 0 से 1। जैसे आपको ये वाली बात पता चली, आपको पता चल गया कि x की वैल्यू आपकी लाई करेगी 0 से लेकर π/4, ठीक है, या फिर आपकी x की वैल्यू लाई करेगी पाई से लेकर 3π/4, नहीं 2π ऐड करना पड़ेगा, हाँ पाई से लेकर 5π/4, 3π/4, या फिर x की वैल्यू लाई करेगी। वो तो फिर जनरल सॉल्यूशन में कितना भी निकाल, n पाई प्लस पाई, n पाई से लेकर n पाई प्लस पाई, x बिलोंग्स n पाई, tan x की वैल्यू 0 से 1 रखना। बाद में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है। इस फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन है 0 से 1 में, ये वैल्यू खाएगा 0 से 1 की वैल्यू, कुछ भी आ जाए इसके अंदर वो 0 से 1 की ही वैल्यू देगा। तो tan x अगर 0 से 1 की वैल्यू दे रहा है तो x कितना है? x है 0 से π/4, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल हो तो x की वैल्यू जब जब वो रहेगी तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इसका डोमेन तो x की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन, if fx is defined in -3 to 10,
एफ के अंदर मॉड में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इसका डोमेन एफ एक्स डिफाइन है -3/2, मतलब कि एफ जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू खा सकता है सिर्फ -3 से, उसका इनपुट ये, आज इस एफ को इनपुट देने ये आ गया है, तो ये भी वैल्यू कहां से कहां दे, -3 से 2, मॉड्यूलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x कहां से कहां की वैल्यू दे, -3 से 2, आपको पता है ऑलवेज ट्रू, इग्नोर, यहां से तो अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, क्यों ऑलवेज ट्रू, मॉड्यूलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पूछ रहे हैं पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव से बड़ा, आपको हमेशा होता है, इग्नोर करो, तो मॉड्यूलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां में लाई कर जाएगा, -2 से 2 में लाई कर जाएगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी -2, -1, 0, 1, 2 हो सकती है, इसका मतलब x की वैल्यू आपकी -2 से लेकर 3, जब ये होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो -2 से -1, ये होगी तो -1 से 0, ये होगी तो 0 से 1, ये होगी 1 से 2, 2 होगी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x की वैल्यू 2 से, सारी वैल्यूज टेक लीजिए, बाद में क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, if f(x) is defined in 0 to 1, then domain of f के अंदर e की पावर में x प्लस f के अंदर ln mod x, इसका डोमेन कितना, ये पूछ रहे हैं, f के अंदर e की पावर x प्लस f के अंदर ln, समझना, फंक्शन अगर 0 से 1 में डिफाइन है, इस फंक्शन को अगर वैल्यू ये खिला रहा है तो ये 0 से 1 की वैल्यू दे, और वो खिला रहा है तो वो 0 से 1, इनका नेचुरल रेंज तो इसकी 0 से इनफाइनाइट है, वो तो फंक्शन लेगी नहीं वैल्यू, फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा, 0 से 1, और आपको पता है अगर दो फंक्शन का सम है तो इसके डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल के लाएंगे, तो आपका e की पावर x लाई करना चाहिए 0 से 1 के बीच, ठीक है, यहाँ पे आपका ln mod x लाई करना चाहिए 0 से 1, इतनी बात में तकलीफ, ठीक है, ये दोनों 0 से 1 में लाई करते हैं, इसके अंदर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं अलजेब्रा से, मैं ग्राफ से करवाना चाहता हूं, e की पावर x y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, आपको ऐसे x की वैल्यू निकालनी होती है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू 0 होती है यहाँ, और y की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये कह रहे हैं ये वाला फंक्शन 0 से 1 के बीच में है, मतलब इसका y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के बीच में है, तो कहां पर ऐसा है कि y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के बीच में फंक्शन है, वो यहां पर है, ये बात, ये ग्राफ का वो पार्ट है जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, और इस पार्ट के लिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको पता है x की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, x इज लेस देन 0, देख लो आराम से, आप कहो तो मैं यहां पे लगा दूं, ये e की पावर है -इनफाइनाइट है, ये e की पावर में 0 है, कंपेयर करोगे x इज लेस देन 0 आ जाएगा, अलजेब्रा से देख तो चुके अलजेब्रा से, यहां देख कि ये फंक्शन 0 से 1 के बीच है, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y 0 ये है, y 1 ये है, इन दोनों के बीच में फंक्शन का कितना पार्ट लाई कर रहा है, इतना पार्ट लाई कर रहा है, इस पार्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है, -इनफाइनाइट से 0 तक, x लेस देन 0 है, लिख लिया, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट, इनइक्वालिटी ग्राफ से देखिए, अच्छा यहां पर क्या करें, ln mod x लगा हुआ है, log हटाओ, log हटाया आपने तो e की पावर इधर गई, ये 1 से लेकर mod x क्या चला गया आपका e में चला गया, 1 से लेकर e हो गई mod x की वैल्यू, अगर mod x की वैल्यू ये हो गई है तो x की वैल्यू आपको पता है कहां से कहां जाएगी, x आपका जाएगा बिलोंग्स टू -e to -1 यूनियन में 1 to e, ऐसे तो मॉड्यूलस सॉल्व करेंगे भाई, मॉड्यूलस तो सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, टर्निंग पॉइंट 0 है, 1 आगे जाओ 1 पीछे जाओ, 1 और माइनस में, e प्लस में और e माइनस में, उनके बीच की वैल्यू, और इन दोनों में क्योंकि ये एक फंक्शन और दो फंक्शन थे, दो फंक्शन का सम हो रहा है, तो
पूरे फंक्शन का अगर आपको डोमेन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने इंटरसेक्शन ये रहा -e, ये रहा -1, ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा 3। ये पार्टिकल 1 से e में रखो हमको और -1 से माइनस। वो कह रहा है कि x को 0 छोड़ो, दोनों कहाँ राजी हैं यहाँ पर, तो मतलब x बिलोंग्स टू -e टू -1। इस वैल्यू के लिए आपका क्या करेगा फंक्शन x। जब x की वैल्यू ये होगी तो आपका इधर वाला पार्ट तो e की पावर 0 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब फंक्शन 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, वो आपका ln mod x भी 0 से 1 के बीच की में रहेगा। कोई तकलीफ की बात मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका डोमेन खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात, छोटी सी चीज है मेरे ख्याल से। देखिए एक चीज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की होती है। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ ली, हर एक फंक्शन में पढ़ाया जा सकता था, लेकिन फिर आपके पास हर बार जब जो फंक्शन पढ़ाएगा उसके साथ पढ़ाने के लिए दूसरा फंक्शन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको कैसे बताने, ग्राफ से, बाय ग्राफ। आपको सॉल्यूशन का पॉइंट नहीं निकालना, समझाऊंगा। ठीक है कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन x² + 1 = sin x। ठीक है, काम की बात जो है, इफ algebraic एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, या फिर आपका algebraic एंड एक्सपोनेंशियल, या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फंक्शंस आर इन इक्वेशन, देन सॉल्व बाय ग्राफ। आप उसके अंदर ना सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन लगा सकते हो, क्या सॉल्यूशन आएगा ये बताना बहुत मुश्किल। ठीक, अच्छा सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप हो जाए, ये रेंज से भी होता है सर, ग्राफ से और रेंज से सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ाया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इसकी रेंज होगी 1 से इनफाइनाइट, उसकी -1 से। एक जगह पर दोनों राजी होंगे, वो पॉइंट सेम आता है लेकिन उसे देखना होता है, लेकिन मैं ग्राफ से दिखाता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक में तो पढ़ी चुका। x² + 1 का मतलब ये होगा, देखो x² आपका हमेशा ग्रेटर देन 0, x² + 1 आपका 1 से बड़ा, वो ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर उठ के ऐसे करके 0,1 से। x² का ग्राफ आपको पता है 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है, ग्राफ एक ऊपर जाता है कि y = x का ग्राफ और x + 1 का ग्राफ एक ऊपर, ठीक है। और sin x का ग्राफ ठीक है, ये दोनों कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहे, किसी पॉइंट पे नहीं करेंगे। यहां पे वैल्यू 1 हो गई थी इसकी, और इसके आगे बढ़ते ही ये 1 से बड़ा हो गया। अब जैसे ये 1 से बड़ा हो गया तो आपको पता है sin x की तो मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है। sin x इस जगह पर ये वाला ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, नीचे से नीचे आया, कहां पर आया 1 पर। अगर इसी जगह पर आपका sin भी 1 हो जाता तो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर जाता ग्राफ, जितनी जगह ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उतनी जगह पर सॉल्यूशन, लेकिन ये किया तो नहीं। ये तो इस और इसके बाद अगर सर इसके बाद तो sin 1 हुआ है ना, तब इंटरसेक्ट कर जाता। आप देखो इसके बाद ग्राफ चला जाता है ऊपर, इसका मतलब यहाँ के आगे जैसे आप x 0 से बड़ा करते हो वैसे x² + 1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो चुकी होती है, और 1 से बड़ी जैसी वैल्यू हो गई तो sin x उसे कभी टच नहीं कर सकता, और ऐसे इस तरफ भी टच नहीं कर सकता, कभी नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस = नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो इसमें बात में तकलीफ नहीं होती, ठीक है। देखो नंबर ऑफ solutions of 2 की पावर x = सिग्नम x, 2 की पावर x = सिग्नम x, अलग अलग फंक्शन है।
अलजेब्रा आपके पास है, सॉल्व सिग्नम का ग्राफ बनाना। ये वाला पॉइंट कौन सा था? 0 या माइनस 2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाए। 2 की पावर एक्स का ग्राफ देखो कैसे जाता है, यहां जाए जब x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे 2 की पावर x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 होने पर 2 की पावर x की वैल्यू 1 है, उस टाइम पे सिग्नम की वैल्यू 0 है। यहां पे मिली सिग्नम की वैल्यू। आपको सर ये ग्राफ टकरा रहे हैं कि नहीं? ये ग्राफ टकरा नहीं रहे हैं। सिग्नम शुरू हुआ यहां से और 2 की पावर x इससे जस्ट पहले कहां पे था? 1 पर, इससे जस्ट पहले। और जैसे ही 1 के आगे बढ़े तो 2 की पावर x की वैल्यू ऊपर निकल गई और सिग्नम की वैल्यू वो 1 पे आई। सिग्नम इससे पहले 0 था, सिग्नम की वैल्यू जब 1 पे आई तो 2 की पावर x 1 से ऊपर निकल चुका था। मतलब ये जिस पॉइंट पे इसका हॉलो बॉल था उसी पॉइंट से पास कर गया, ये उसी पॉइंट से पास कर गया। ठीक है, टकराया नहीं उस पॉइंट में, टकराया नहीं। तो एक भी जगह पर इंटरसेक्शन नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू। ध्यान से देखना, ये टकरा नहीं रहे, ये कहीं भी कट नहीं कर रहे कि एक जगह पर आपका वो 1 के बराबर होता है 2 के, जब x बराबर 0 उस टाइम पे सिग्नम नीचे होता है, और अगले ही पॉइंट पे आपका सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन तब उसकी 1 नहीं रहती। मैं आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट अगर इसमें बात दिखाऊंगा, x जब 0 को राइट साइड से अप्रोच करता है, राइट साइड से, तो सिग्नम ऑफ x अप्रोचेस टू 1, और x जब 0 को राइट साइड से अप्रोच करता है तो 2 की पावर x अप्रोचेस टू 1, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम। देखो सिग्नम इस तरफ आ रहा है, जब x 0 यहां पर x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो सिग्नम की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। भाई यहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 होती ना। अच्छा 0 पर सिग्नम की वैल्यू 0 पर कितनी हो रही है? 1 हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाइन इधर आ रही है, बिल्कुल पहले वाले पॉइंट पर आ गए, तो पीछे से अगर मैं पैटर्न देखूं तो किस जगह पे जा रही थी? ये 1 पे जा रही है, और ऐसे ही ये नीचे आ रही है। तो ये जब x 0 को अप्रोच कर रहा था तो 2 की पावर x कहां जा रहा था? वो ही 1 पे जा रहा था। जा दोनों 1 की तरफ रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचे तो सिग्नम नीचे चला गया, वो 1 पे आ गया, ये नीचे चला गया। तो ये ऐसा हो रहा है कि ये भी 1 की तरफ जा रहा है, ये भी 1 की तरफ, दोनों जा रहे हैं 1 की तरफ, लेकिन जैसे ही मैंने बोला ये तो आया 1 पे ही नीचे गिर गया, टकराए नहीं। लिमिटिंग वैल्यू कैसे, आपको ध्यान नहीं देना है। मुझे पता है इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, सर जब हम 0 को अप्रोच करें तो सिग्नम तो 0 पे जा रहा है। नहीं, वो आएंगे कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, बाद में आपको समझ में आता है। x square is equal to signum number of solutions। ठीक है, x स्क्वायर का ग्राफ सिग्नम ग्राफ बनाता हूं। x स्क्वायर का ग्राफ ठीक है। एक तो ये पॉइंट है जब x 0 है आपका, तो उस टाइम पे आपका x स्क्वायर भी 0 है और सिग्नम x भी 0 है। ठीक है, जब आपका x 1 है तो उस टाइम पे आपका x स्क्वायर भी 1 है और सिग्नम भी 1 है, दोनों 1 है। तो एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, दो इंटरसेक्शन के पॉइंट आए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्नम के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिग्नम के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखना भाई x माइनस 1 के होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? x माइनस 1 के होल स्क्वायर का कि उसका सिग्नम का आंसर 1 और 0 आ सकता है, नेगेटिव तो नहीं सकता। जब आपका 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 है और बाकी x बिलोंग्स टू r माइनस। इस सिग्नम के तीन आंसर आते हैं, 1 0 और -1। -1 तब आता है जब सिग्नम के अंदर वाला नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव तो होगा नहीं, स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 और 0 आ सकता है। 0 कब आएगा? जब ये 0 बन जाए, मतलब x की वैल्यू 1 हो जाए। बाकी सारी वैल्यू पर ये पॉजिटिव आंसर देगा, सिग्नम 1 निकालेगा।
मतलब ग्राफ ऐसा, सिग्नम की वैल्यू 0 कहां पर हुई 1 पर उसकी 1 के अलावा सब जगह। और x स्क्वायर की वैल्यू यहां से गई और जिस पॉइंट पे ये होल था वहीं से पास कर दिया। ये वाला पॉइंट है ना 1,1 का, ये y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, ये 1,1 से था और 1,1 से ये पास करता है x स्क्वायर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर में x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी 1,1 से, और इधर से ले। अच्छा, इधर चला गया, कितने पॉइंट पे कट गया? एक पॉइंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू कि एक जगह पर सिग्नम ने ऐसा किया था कि अपनी वैल्यू नीचे ले गया, उसी एक पॉइंट से कौन सा पास हो गया आपका एक्स स्क्वायर ग्राफ। ये था सिग्नम का ग्राफ, एकदम पतली गली थी, उसी से क्या निकल गया आपका एक्स स्क्वायर निकल गया, टकराया नहीं, इस पे टकराया नहीं। यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं देगा, सॉल्यूशन क्या देगा? सिर्फ ये एक सॉल्यूशन आएगा, दो नहीं आएंगे। जब बोला कि यहाँ से क्योंकि आप रफ बना दो, यहाँ से कट करवा दो, यहाँ से कट करवा दो, जिस पॉइंट पे सिग्नम की वैल्यू 0 आ रही है उसी जगह पे सिग्नम की स्ट्रेट लाइन में एक बस एक होल है, उसी एक होल से कौन पास कर गया? ऑलो बॉल, बाकी तो कहीं है नहीं, सब जगह पूरा पूरे डार्क लाइन, एक पतली गली थी उससे निकल गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कोई परेशानी नहीं होगी। After our signum x is equal to sin x, number of solutions. बना भी sin x का, देखने की जरूरत नहीं है इसको, वो भाई सब जगह टॉप पीक कितना कितनी होती है ना, टेढ़ी लाइन इसलिए बनाई उन्होंने साइन टेढ़ा बनाया। सिग्नम का ग्राफ, साइन का ग्राफ, सिग्नम का आंसर कम होगा ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओगे? एक तो 0 पे एक सॉल्यूशन मिला, जब जब साइन की वैल्यू 1 होगी तब तब सिग्नम और साइन क्या होंगे? टकराएंगे। साइन सिग्नम की वैल्यू 1 चलती है। अच्छा, साइन के ग्राफ इनफाइनाइट तक वो कितनी पीक देता होगा? ये जो पीक आ रही है कितनी पीक देता है वो? इनफाइनाइट पीक्स। इसका मतलब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन दे रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इनका? ठीक है, इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये क्या हो गया? ये आपका डोमेन वाला पार्ट, टाइप ऑफ फंक्शन, ये सब चीज खत्म हो गई। अब रेंज का बहुत फंक्शन, क्योंकि रेंज अभी चलेगी। रेंज खत्म होने के बाद आपका शुरू होता है 12th वाला पार्ट, अभी तो 11th वाला पार्ट चल रहा है फंक्शंस का। रेंज अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उसको देखते हैं फिर नेक्स्ट टर्न।